दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपको 100% सफलता की गारंटी दिलाता है रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2024 के एग्जाम में। क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं कि 2019 में जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए थे उन्होंने अपने पूरे दिन का पूरे 24 घंटे का शेड्यूल क्या रखा था। और आपको एक और चीज क्लियर बता दूं कि ये वीडियो देखने का तभी मतलब है जब तक कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आपका शेड्यूल चेंज हो जाएगा। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है। और जो इस शेड्यूल को 100% फॉलो कर लेगा यकीन मान के चलिए कि उसका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत ही मेहनत के साथ और रिसर्च करके बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि 2024 में रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप इस शेड्यूल को 100% फॉलो कीजिए, आपको सफलता की पूरी गारंटी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रेलवे के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि रेलवे एक साल में इतने सारे पदों पर भर्तियां करने जा रहा है। जो 2024 है, वर्ष 2024 ये रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष होने वाला है। और आपको पता होगा कि एएलपी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मार्च में देखने को मिल जाएगा। अगर बात की जाए एनटीपीसी की तो एनटीपीसी का नोटिफिकेशन भी आने वाले 2 से 3 महीने में आपको जून जुलाई तक देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जूनियर इंजीनियर के भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे और लास्ट में ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों कि अगर इतने सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करने वाले बच्चे। अगर आप इसमें अपना सिलेक्शन 100% चाहते हैं आपको अपने 24 घंटे का शेड्यूल क्या रखना है। देखिए 24 बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर हो गया है। ये साल भी 2024 है और घंटे भी एक दिन में 2024 होते हैं। इसलिए आपको तैयारी भी ऐसी करनी है कि 24 घंटे में से एक एक घंटा या फिर एक एक मिनट आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर अपना एक एक मिनट वेस्ट कर रहे हैं या फिर उपयोग कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि आप अपनी स्ट्रेटजी मतलब अपनी तैयारी को और कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं 24 घंटे का एक शेड्यूल बनाकर। मैं बिल्कुल बारीक तरीके से पूरी रिसर्च के साथ हमने ये वीडियो बनाया है कि पिछले जितनी भी एग्जाम्स हुई है रेलवे की, चाहे वो ग्रुप डी हो गया हो, एनटीपीसी का हो गया हो, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ हो या फिर एएलपी का एग्जाम हुआ, यहाँ तक कि कुछ बच्चे एसएससी सीजीएल तक में सिलेक्ट हुए हैं ये वाले जो 24 घंटे का मैं आपको शेड्यूल बताने वाला हूँ उसको यूज़ करके। तो इसमें हमने पूरी बारीक स्टडी की है। एक एक मिनट का आपको किस समय क्या करना है, किस चीज़ को कितना समय देना है, आपको सुबह पढ़ना चाहिए या रात को पढ़ना चाहिए, आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। साथ में यहाँ पर मैं 2 तरह के शेड्यूल बताऊंगा। ये जो 24 घंटे का मैं आपको शेड्यूल बताने वाला हूँ दोस्तों, ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 क्यों है इसका भी मैं रीज़न बताता हूँ। पार्ट 1 होने का रीज़न, ये मेन रीज़न ये है दोस्तों क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 दो अलग अलग लेवल के होते हैं। मैं आपको यहाँ पर क्लियर बताता हूँ। हम यहाँ पर पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 मतलब जब तक कि आपको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरी नॉलेज, पूरी सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर लेते तो वो जो टाइम टेबल रहेगा दोस्तों पार्ट 1 रहेगा। एक बार अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पार्ट 2 मतलब सेकेंड टाइप का आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा 24 घंटे का शेड्यूल। लेकिन हम यहाँ पर पार्ट 1 की बात करेंगे। क्या है पूरा डिटेल में समझाऊंगा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि 2 तरह का शेड्यूल क्यों है, एग्जाम एक लेकिन शेड्यूल 2 तरह का। शेड्यूल 2 तरह का नहीं है, शेड्यूल एक ही तरह का है, एक समय में एक तरह का फॉलो करना है। अगर हम बात करें एनटीपीसी एग्ज़ाम की, रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम की, तो आपको सबसे पहले एनटीपीसी एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा। सिलेबस जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे जब तक आपको ये वाला शेड्यूल फॉलो करना होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और लेकिन अगर एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी करने पड़ेंगे, साथ में रिवीजन भी करना पड़ेगा, साथ में आपको एनालिसिस भी करना पड़ेगा और साथ में आपको स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो उस समय आपका जो शेड्यूल रहेगा 24 घंटे का वो अलग रहेगा। तो वो मैं एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको जो शेड्यूल फॉलो करना है वो शुरू के 1 से 2 महीने फॉलो करना है। कोई बच्चा 1 महीने में भी ये शेड्यूल कंप्लीट कर सकता है, कोई बच्चा 2 महीने में भी।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने का उद्देश्य, इस वीडियो को आप तभी देखें जब नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन आने के बाद आपका ये शेड्यूल फिर से पूरा चेंज हो जाएगा। दोस्तों, आप जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप एक गोल सेट कीजिए। अगर आपने कुछ गोल सेट कर लिए, तो आप उस एग्ज़ाम में 100% सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। गोल सेट करने के साथ आपको उस एग्ज़ाम की पूरी बारीक से बारीक चीज़ पता होना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न से लगाकर, सिलेबस से लगाकर, मतलब शुरू से लगाकर, ज़ीरो से लगाकर आपको 100 तक सब चीज़ें पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए। अगर जब तक नहीं पता होगी, आप उस एग्ज़ाम को क्रैक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, ये जो शुरुआत में मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अगर किसी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं आप, तो उसका सिलेबस आपको पूरा 100% अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर, सिलेबस तो हमको पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको सिलेबस नहीं पता होता है। मेन रीज़न असफलता का यही होता है कि आपको सिलेबस ही नहीं पता होता है। तो सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। आपको सिर्फ इतना पता नहीं होना चाहिए कि एप्टीट्यूड आने वाला है, रीजनिंग आने वाली है, और साथ में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स आने वाला है। सर, बस इतना ही आता है। ये तो पता है, सबको ही पता है, ये तो नोटिफिकेशन में ही लगा है। लेकिन आपको इसके अंदर तक की, तह तक की चीज़ पता होना चाहिए कि एप्टीट्यूड के अंतर्गत कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के अंतर्गत कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स अगर पूछा जा रहा है, साइंस अगर पूछा जा रहा है, तो किन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अब आप बोलेंगे कि सर, हमको कैसे पता होगा कि किन टॉपिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले जितने भी पुराने आपको प्रीवियस ईयर के पेपर है, उनको अच्छे से एनालिसिस करना होगा। आप देखेंगे जब भी पुराने सालों के पेपर उठाएंगे, तो वहाँ पर आपको एक अप्रोक्स पैटर्न पता पड़ जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें, ये स्ट्रेटेजी वाले पॉइंट्स हैं कुछ। आपको अगर सफलता चाहिए किसी एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक अच्छा पूरा 24 घंटे का शेड्यूल आप तभी बना पाएंगे। अगर आपने अच्छे से एक बार सिलेबस पता कर लिया किसी एग्ज़ाम का, तो ये मान के चलिए सबसे पहला आपका टास्क होता है कि उसके सिलेबस को निपटाना। उसके सिलेबस को निपटाते टाइम आपको, ये हो सकता है कि आप, कोई बच्चा 15 दिन में निपटा दे, कोई बच्चा 1 महीने में निपटाए, लेकिन मैक्सिमम 1 से 2 महीने में आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस 100% निपटाना है। सिलेबस कैसे निपटाना है, जैसे कि बात करूँ मैं यहाँ पर तीन हम अलग अलग पार्ट में, मैथ्स मतलब एप्टीट्यूड को हमने अलग कर लिया, रीजनिंग को हमने अलग कर लिया, और जीके, जीएस, करंट अफेयर्स एंड साइंस को हमने अलग कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आपको ये जो टाइम टेबल बनवाऊंगा, इसके पहले आपको करना क्या है इस टाइम टेबल में, क्योंकि सब टाइम टेबल तो हम बना लेंगे, आपको टाइम टेबल में पूरा बनवाऊंगा, लेकिन उस टाइम टेबल में आपको करना क्या है। तो आपको सबसे पहले 100% अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आप पे डिपेंड करता है कि 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 1 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर 2 महीने में कंप्लीट। लेकिन मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 महीने पर्याप्त तो होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी सिलेबस को, किसी भी एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करने में, 100% कंप्लीट करने में। और आपको अभी 2 महीने में ही कंप्लीट करना है, क्योंकि ये मान के चलिए कि 2 महीने बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आपको 2 महीने बाद 100% एनटीपीसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें ये सभी पदों पर भर्तियां होने वाली है। आपके सामने सारे पद भी हैं, मैंने इसलिए रखे हैं यहाँ पर। इतने सारे पदों पर भर्ती होने वाली है, सारे पद एनटीपीसी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरी वाला पद ये होता है, और आपको पता है ये वाला, यहाँ पर सैलरी 1-1 लाख तक भी चले जाती है। खैर, छोड़िए उस बात को, हम यहाँ पर फोकस करेंगे नोटिफिकेशन जब आएगा। भी 2 महीने मान के चलिए, मिनिमम 2 महीने तो है आपके पास नोटिफिकेशन जारी होने में। तब तक आपको इस शेड्यूल को फॉलो करना है, और आपको क्या क्या कैसे पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस अगर बात की जाए मैथ्स की, तो मैथ्स में ये मान के चलिए 20 टॉपिक्स होते हैं मैथ्स में, 20 टॉपिक्स, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, परसेंटेज हो गया, पाइप्स एंड क्रिस्टल्स हो गए हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, टिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 20 टॉपिक है, आप सभी टॉपिक्स को लिख लीजिए एक अपनी कॉपी में, और एक एक टॉपिक को अच्छे से स्टडी कीजिए। अच्छे से मतलब हो सकता है कि सबसे पहले आप उसके फॉर्मूले लिखिए, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, 4-5 स्टैंडर्ड क्वेश्चन करिए जिस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और उससे रिलेटेड कम से कम 20 क्वेश्चन हर टॉपिक से कीजिए।
इतना आपको करना है। अगर 20 टॉपिक है आपके पास और आप हर टॉपिक से 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए आपको 400 क्वेश्चन मिनिमम, मतलब मैं मोटा-मोटा देखें तो 500 क्वेश्चन आपको मैथ्स के कर लेने हैं। कितने 500 एमसीक्यू आपको कंप्लीट करने हैं इन 1 महीने में। मतलब मैक्सिमम 2 महीने ले लीजिए, लेकिन कुछ बच्चे 15 दिन में भी कंप्लीट कर लेंगे, कुछ बच्चे 2 महीने में। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है और ये एड हॉक वे में चलेगा। मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ 8 घंटे की अगर मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा-सा यहाँ पर हम रब कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि आपको सिर्फ़ 8 घंटे की नींद लेनी है। बचे हुए 8 घंटे आपको अन्य एक्टिविटी करनी है, जिस प्रकार आप स्पोर्ट्स करते हैं, योगा करते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। साथ में आपको पेपर पढ़ना, आपको घूमना-फिरना, सारे काम इसमें करना है। आपके जितने भी एक्स्ट्रा काम होते हैं इसमें कीजिए। पूरे 8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए और 8 घंटे ही आपको पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है। एड-हॉक वे में हो सकता है कि आपका जो सब्जेक्ट कमज़ोर है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को 4 घंटे देना चाह रहे हैं, तो इसको 4 घंटे देना है अपने को। रीज़निंग को आपको 2 घंटे, मैथ्स को आपको 2 घंटे। तो 2 घंटे अगर डेली मैथ्स करेंगे, तो ये मान के चलिए कि आपको जितने समय में ये 500 क्वेश्चंस कितने समय में निपटेंगे आपको। लेकिन पर डे अगर 2 घंटे देंगे, तो अगर डेली की अगर 10 क्वेश्चन भी अगर आप कर रहे हैं, 10 से 20 क्वेश्चन अगर डेली के 20 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो कितने समय में आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप सब खुद समझ सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे स्टडी कर रहे हैं, साथ में पर डे आप किस सब्जेक्ट को कितना समय दे रहे हैं और कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। तो पहले राउंड में आपको क्या करना है कि मैथ्स के 500 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। हर टॉपिक से आपको 15 से 20 क्वेश्चन लेना है, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले और 4-5 स्टैंडर्ड क्वेश्चन रखना है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन मतलब होता है कि जहाँ पर सिर्फ डिजिट्स चेंज होंगे, कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं कुछ क्वेश्चन, तो इससे क्या होगा कि आपको आखिरी में इनको रिवाइज करवाया जाएगा। अब दूसरी चीज़ आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी आपको यही करना है। जितने भी 15 से 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इसमें 15 टॉपिक होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होते हैं। उनके आपको हर टॉपिक के आपको फार्मूले अगर लग रहे हैं और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन कि कुछ किस पैटर्न पर फॉलो होते हैं क्वेश्चन, और कम से कम 400-500 क्वेश्चन इसके भी आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, ये देखिए इसके 500 क्वेश्चन मैथ्स के, रीजनिंग के 500 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ शुरू के 1 से 2 महीने का शेड्यूल। इसके बाद आपको क्या करना है, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स में लूसेंट या फिर कोई सी भी अन्य बुक आप उठा लीजिए और उसकी थ्योरी पूरी अच्छे से स्टडी कीजिए। लूसेंट की साइंस की बुक आती है, वहाँ से साइंस कंप्लीट कीजिए। साथ में अगर बात की जाए करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में आप कोई कैप्सूल उठा सकते हैं लास्ट 6 मंथ, लास्ट 1 ईयर, या फिर आप डेली पेपर तो पढ़ ही रहे हैं, तो वहाँ से आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसका मैंने आपको पूरा बता दिया है कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। आपको यहाँ पर मैं अब डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है 24 घंटे का। सबसे पहले डिपेंड करता है यहाँ पर दो, फिर यहाँ पर 2 तरह की बात हो जाती है। एक वो वाले बच्चे होते हैं दोस्तों, जो रात को पढ़ना उचित समझते हैं, और एक वो वाले बच्चे होते हैं जो सुबह पढ़ाई करते हैं। सुबह मतलब मैं बोल रहा हूँ सुबह 4 बजे, और एक होता है कि रात में ऐसा पढ़ने बैठेंगे तो हो सकता है कि रात को 12 बज जाए, 1 बज जाए, या फिर हो सकता है 4 बज जाए, सुबह 4 बजे तक भी पढ़ेंगे। जब इनका उठने का टाइम, पढ़ने का टाइम होगा, तब हो सकता है आपका सोने का टाइम हो सकता है। तो यहाँ पर कौन से बच्चे सफल होते हैं, तो हमने एक एनालिसिस किया, जितने लोगों से हमने बात की है कि जो 2019 का जो पेपर हुआ था, जो टॉपर लोग हैं, उनसे हमने बात की और जाना कि किस तरह के बच्चे सफल हुए थे। तो देखिए हम सही बताएं तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है। यहाँ पर ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि आपको सुबह उठ के जल्दी पढ़ना है, या फिर आप रात को पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा या फिर सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी जब तक इच्छा है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं रात को 4 बजे तक पढ़ता हूँ, तो वो मेरे लिए बड़ा, मुझे मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता हूँ, बिल्कुल आप मत उठिए, आप नहीं उठ पाएंगे। हो सकता है आप सुबह 4 बजे उठेंगे, 4 बजे उठने के बाद 4 से 6 अगर आप बिल्कुल नींद में पढ़ रहे हैं, और 4 बजे उठने के बाद भी अगर दिन भर आपको बगासी आती है, तो उठने का कोई मतलब नहीं है। इससे बेस्ट है कि आप रात को स्टडी कीजिए। आपको कुल मिला के आउटपुट आना चाहिए। आपको आउटपुट मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपको एग्जाम में। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, सबसे पहली चीज़ 24 घंटे में आपको 8 घंटे की नींद लेना है। मान के चलिए कि आप रात को 11 बजे सो रहे हैं। अगर 11 बजे सो रहे हैं तो सुबह 7 बजे उठेंगे, ठीक है ना? अगर 12 बजे सोएंगे तो सुबह 8 बजे उठेंगे। हम मान के चल रहे हैं 11 बजे सो रहे हैं आप और सुबह 7 बजे उठ रहे हैं, तो ये आपकी 8 घंटे की नींद हो गई। उसके बाद सबसे पहले सुबह 7 बजे से लेकर आपको 10 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेकर अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं,
7 से 8 आपने एक्स्ट्रा आपके जितना भी वर्क है जो आपको फ्रेश होना है कर लिया। उसके बाद 8 बजे से लेकर तो आप 11 बजे तक यहाँ पर आपने सभी फ्रेश हो गए, नहा लिए, धो लिए, आपने आपका ब्रेकफास्ट भी कर लिया। 8 से 11 आप सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को दें। ठीक है ना? ये क्यों बोल रहा हूँ सबसे पहले चीज़ स्टार्ट करने का, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है दोस्तों कि ये आपको याद रखनी होती है। करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको पेपर पढ़ना भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 3 घंटे आपको यहाँ पर प्रॉपर देना है इसको। इसके बाद आपको क्या करना है, 11 बजे आपको 11 से 12 आपको एक रेस्ट लेना है, और इस रेस्ट में आपको अपना लंच कर सकते हैं, साथ में थोड़ा घूमना फिरना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक लेना है। अब आपको 12 बजे से लेकर कम से कम 2 बजे तक, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक एक कोई सा भी, या तो आप मैथ्स उठा लीजिए या रीजनिंग उठा लीजिए, इस पर वर्क कीजिए 12 से 2। आप मैथ्स उठाएंगे तो मैथ्स में जो मैंने बताया था आपको अभी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको 500 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं 1 महीने के अंदर, 1 से 2 महीने के अंदर। और 500 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, आपको काटना नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, कौन सी ट्रिक लगानी है वो यूज़ करना है, या फिर रीजनिंग कर रहे हैं तो ये 2 घंटे यहाँ पर ये कीजिए। फिर 2 से 3 आप एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पर 3 से 5 आप नेक्स्ट 2 आवर में, अगर यहाँ पर आपने मैथ्स लिया था तो यहाँ पर आप रीजनिंग को कंप्लीट कीजिए। इस प्रकार देखेंगे कि सुबह 7 बजे से लेकर, आप सुबह 7 बजे उठे थे, 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आपने कम से कम 3 2 5 6 7 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। और 7 घंटे की पढ़ाई में आपने तीनों सब्जेक्ट्स को दे दिए हैं, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ्स और रीजनिंग। अभी भी आपके पास शाम 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक अच्छा खासा समय बचा है। अब शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आप बिल्कुल गैप लीजिए। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी है तो आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ें करनी होगी, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर 5 बजे से 7 बजे तक आप स्पोर्ट्स जाते हैं, जिम जाते हैं, घूमने जाते हैं, या फिर अन्य किसी लोगों से मिलते हैं, तो बहुत ज़रूरी एक्टिविटी है और इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है ना? अब 7 बजे आप आते हैं और 7 से 8 हम मान लेते हैं आपका डिनर का टाइम हो जाता है। ठीक है ना? 7 से 8 आप क्या करते हैं, डिनर करते हैं। ठीक है ना? अब आपके पास 8 से 11 अभी भी समय बचा है। अब इस समय का यूज़ आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ पर अभी हमने वैसे मॉक टेस्ट को नहीं लिया एक भी, हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि अगर अगर आप अभी, जब तक कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, हम तब तक मान के चल रहे हैं कि आप मॉक टेस्ट नहीं करते हैं। तब तक दोस्तों आप इस बचे हुए 3 घंटे, 8 से 11 जो 3 घंटे का समय आपके पास बचा हुआ है, इसका बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए हमने क्या करा था, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स हमने 3 घंटे दिए, मैथ्स को हमने 2 घंटे दिए, रीजनिंग को हमने 2 घंटे दिए। अब हो क्या रहा है दोस्तों कि आपको अगर लगता है कि मेरा कोई सा टॉपिक कमज़ोर है, या फिर मैं उस दिन किसी टॉपिक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने मैथ्स के सोचे थे कि आज मुझे 20 क्वेश्चन करने हैं लेकिन 15 ही कर पाए थे, आप 2 घंटे का समय था, 2 घंटे आपने यूज़ किए, आपके 4 5 क्वेश्चन नहीं हो पाए। या फिर रीजनिंग में ऐसी स्थिति बन गई कि आप जितना सोचा था आपने सुबह उठकर कि मुझे आज इतना करना है, इसमें आपने या फिर जो शेड्यूल बनाया था, अगर आप वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो ये 3 घंटे में उन चीज़ों को दिन भर में जो नहीं हो पाया उसको आपको पूरा करना है। ठीक है ना? वो हो सकता है करंट अफेयर्स हो आपका, या फिर साइंस हो, या फिर जनरल नॉलेज हो, या फिर मैथ्स हो, या रीजनिंग। अगर सब कुछ कंप्लीट चल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 घंटे में जितना भी आज आपने पढ़ा है उसको रिवीजन, रिवीजन मैं हमेशा बोलता हूँ, रिवीजन ऐसी चीज़ है दोस्तों, अगर आप नहीं करेंगे तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। आप कितना भी पढ़ लें, आपने जितना पढ़ा है दिन भर में, यहाँ पर अगर 20 क्वेश्चन करे हैं आपके पूरे हो गए, 20 रीजनिंग के कर लिए आपने पूरे हो गए, आपने जितना टारगेट सेट किया था जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का वो भी पूरा हो गया, तो इन 3 घंटे में एक एक घंटे तीनों को दे दीजिए और तीनों का रिवीजन कर लीजिए, फार्मूले रिवाइज कर लीजिए, रीजनिंग का एक एक या 2 क्वेश्चन उठा लीजिए, उनको रिवाइज कर लीजिए कि आपने कैसे सोल्व करा था, और जीके, जीएस और करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होता है तो उसका रिवीजन कर लीजिए। तो एक एक घंटे यहाँ पर आप रिवीजन कर लीजिए। और ये शेड्यूल दोस्तों ऐसा शेड्यूल है, अगर आपने इस शेड्यूल को 100% फॉलो कर लिया, ये अभी सिर्फ 1 से 2 महीने ये मैं हम ये लागू करेंगे शेड्यूल, उसके बाद 2 महीने बाद मैं एक नया शेड्यूल जारी करूँगा, जब भी नोटिफिकेशन आ जाता है तब, या फिर जब आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आपको मॉक टेस्ट कब करना है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा और कैसे करना है, वो हमारे पार्ट 2 इस वीडियो का आएगा।
मैं बताऊंगा। और आपको कोई भी डाउट है पार्ट 2 से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। साथ साथ आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी के अतिरिक्त ग्रुप डी या फिर एएलपी, जिस भी एग्ज़ाम का अगर आपको और डिटेल में जानना है कि क्या एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी होना चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। साथ साथ अपने आरआरबी जोन का नाम जरूर लिखिएगा और अपना नाम जरूर लिखिए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेरी ले पाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।